एनालिस्ट ने। अब पुल बैक यहां से अगर आप देखें थोड़ा सा कमजोर लगता है और आ चुका है, उनकी पॉसिबिलिटी काफी कम लगती है। चलिए अब एक खास मेहमान हमारे जुड़ी हैं बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया पेश करने के लिए ऋतु अरोड़ा, CIO केंद्र HSBC लाइफ इंश्योरेंस के लिए। ऋतु नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ऋतु, ऑलमोस्ट अगर आप देखें हम ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहे हैं और इस बार अच्छी बात यह है कि सारे के सारे फैक्टर्स हमारे साथ खड़े हैं, हमारे पीछे खड़े हैं। आप देखिए चाहे वो वॉल स्ट्रीट का प्राइस बिहेवियर हो, चाहे वो सरकारी कामकाज हो, कामकाज की स्थिति हो, और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो कि विश्व अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है वो है क्रूड, वो भी अब बाजार के हक में है। आपकी अप्रोच क्या है मैम, यहां से कितना अपसाइड लगता है इन सब चीजों को देखते हुए आपको? नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है मार्केट ने एक डायरेक्शनल शिफ्ट लिया है और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए, अच्छा समय है। बट एक शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करना कि बहुत बड़ा उछाल आएगा, समझदारी नहीं है। मार्केट काफी ऊंचाइयों पर है और अगर आप पिछले कुछ महीने देखें तो 2-3% का रिटर्न मंथ ऑन मंथ मार्केट देता रहा है, जो कि स्लो एंड स्टेडी है। वैल्यूएशंस की नजर से अगर देखें तो 16 टाइम्स FI फॉरवर्ड हो गए, 15 फॉरवर्ड है मार्केट, जो कि बहुत महंगा नहीं है तो सस्ता भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा उछाल मैं नहीं देखती हूं, पर मैं एक डबल डिजिट रिटर्न अगले 3 से 5 साल में मार्केट देगा ये मानती हूं। मिड डबल डिजिट से हायर डबल डिजिट हो सकता है, तो वो अच्छा है और निवेशकों को मार्केट में निवेश करते रहना चाहिए। हर करेक्शन, हर डिप एक मौका है मार्केट में निवेश करने के लिए। जी, साथ ही ऋतु, सेक्टोरल प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें? किसी को अगर मौजूदा किसी ने अगर पोर्टफोलियो नहीं बनाया और आज से पोर्टफोलियो एलोकेशन करना चाहता है तो सेक्टर प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी? मैं मानती हूं कि बैलेंस पोर्टफोलियो ही आउट परफॉर्म करता है और पिछले 8 महीनों को भी अगर देखें तो बैलेंस पोर्टफोलियो ने ही आउट परफॉर्म किया होगा। इसका बहुत कारण है, जैसे कि अगर आप देखें कि निफ्टी ने करीब 8.5% रिटर्न दिया है रिसेंट पास्ट में, बट फार्मा एंड IT कंपनीज ने 29 और 17% रिटर्न दिया है पिछले 3 महीनों में। तो अगर किसी ने सिर्फ कैपेक्स बैंकिंग वाला पोर्टफोलियो पोलराइज बना लिया होता इन होप ऑफ रिकवरी तो इस पीरियड में अंडर परफॉर्मेंस हो जाती, क्योंकि बैंक के सिर्फ 2% के रिटर्न है। तो इसीलिए गुड क्वालिटी स्टॉक्स होना बहुत जरूरी है और एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर निफ्टी ने 8.5% रिटर्न दिया है 3 महीनों में तो मिड कैप ने 11, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है और एक अच्छी क्वालिटी बैलेंस पोर्टफोलियो अगले 3 साल में आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी बाय गुड मार्जिन। देवेन, अभी थोड़ा सा OMCs को लेकर बात कर लेते हैं। OMCs की प्राइस परफॉर्मेंस हमने देखी है और आई थिंक अगर आप बीते 10 साल को 10 साल इनफैक्ट 5-6 साल को उठा के देखिए, इतनी प्रॉमिसिंग, इतनी स्ट्रांग प्राइस परफॉर्मेंस हमने शायद कभी नहीं देखी। हालात इनके पक्ष में हैं और डीजल पे अगर आप देखें ऑलमोस्ट ही ब्रेक इवन हो जाएंगे अगले 2 महीने में। एग्जैक्टली आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को राय क्या दी है, एडवाइस क्या क्या है OMCs पर? एक्चुअली आई थिंक OMC के अंदर आपने जो बताया उसके अंदर आई थिंक इट्स द बेस्ट एवर टाइम दैट दे कैन थिंक ऑफ, क्योंकि इतने सालों में आई थिंक दे वर बर्डन विद अनसर्टेनिटी ऑफ सब्सिडी एंड कलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ विद पेट्रोल एंड डीजल प्रैक्टिकली गोइंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम to a greater extent, I think on this particular front, the OMCs are not required to probably pay subsidies going forward. At the same time, जो हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम घटते हैं तो the subsidy burden on the LPG and the kerosene also comes down, so it again benefits the company. Quantification may be slightly difficult at this point of time on a yearly basis, but I think I would believe that largely the impact would come on the structural aspect of the business, which is I think working capital related activity and investment related activity, which is likely to I think which is likely to be taken up I think very significantly now onwards by the PSUs. However, I think if one wants to look at the bigger beneficiary of this particular mechanism of subsidy phase out and benefit of lower crude oil prices, I think it could be probably to the ONGC and the Oil India as well, because जहाँ तक larger subsidy का सवाल है, ONGC spends about I think 50% of the total subsidy bill I think and compensate to the government. ONGC का जो realization है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think ये साल के अंदर बढ़ के आएगा. So to a greater extent, I think ONGC could be a better choice if one wants to consider the fresh investment opportunity. I would consider ONGC and Oil India vis-a-vis some of the OMCs. Within OMCs, I think IOC and BPCL could be better choice, as I would call it. जी, चलिए यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट का बजिंग न्यूज।
दीपी बताइए क्या पिक किया है आपने आज और कहां कहां इस वक्त खबरें बनी हुई हैं? देखिए वीरेंद्र, कल हमने एक एसएससी की खबर दी थी, उसकी पुष्टि हो चुकी है और 1 तारीख से उसके टोल के रेट बढ़ रहे हैं। और आज जो खबर ये है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे। असल में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर काफी स्ट्रांग मोमेंटम इसलिए बन सकता है क्योंकि एलईडी के रिगार्डिंग इनको एक बड़ा ऑर्डर इनके सरकारी ऑर्डर इनको मिल सकता है। सरकार अब दूर दराज एरिया में भी आप समझ सकते हैं कि बिजली या फिर सोलर पैनल पहुंचाना चाहती है। तो बजाज इलेक्ट्रिकल के अंदर एक अच्छी चीज है कि इन्होंने एलईडी के डिपार्टमेंट को भी इन्होंने रिव्यू किया है और आप इसमें नजर रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सोलर पैनल के साथ ही एलईडी चलते हैं। इनका आशा नाम से एक एलईडी का एक नया लालटेन उन्होंने लॉन्च किया है जिसकी ऑर्डर हो सकता है सरकार इनको जल्द ही दे दे। और वैसे भी इनका सीएफएल सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो काफी अच्छी पकड़ है क्योंकि एक देश की इकलौती ऐसी कंपनी जो कि सीएफएल में सरकार को भी सप्लाई करती है ऑर्डर्स, और ज्यादातर ऑर्डर्स इनको पहले भी सरकारी दफ्तरों से मिलते रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं अब गवर्नमेंट अगर सीएफएल को छोड़ एलईडी की तरफ भी आती है तब भी इन्होंने अपने आप को काफी हद तक प्रोडक्ट्स को रिवाइव कर दिया है। और ये उम्मीद ये है कि यहाँ से इनको काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विद दिस ऑर्डर आ सकता है। ये ऑर्डर शायद हो सकता है 10 दिन के अंदर ही नोटिफाइड हो जाए, तो इस पर नजर रखी जा सकती है। 1-2 दिन के अंदर ही हो सकता है इसमें वापस एक और मोमेंटम आते हुए दिखे। और कल इसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी दिया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसने 400 प्लस तक का टारगेट इन स्तरों से यहाँ पे दिया है, जबकि ये शेयर अभी 290 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं, जो ऑर्डर्स का बज है मार्केट के अंदर, इस शेयर को काफी तेजी से ऊपर लेके आएगा। जी शुक्रिया डिम्पी आपका बताने के लिए। बजिंग न्यूज है बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर, यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। सरकार से जल्द ऑर्डर मिल सकते हैं और यहाँ से अपसाइड टारगेट जो रिपोर्ट्स में नजर आया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट में वो करीब 400 तक के हैं। तो नजर रखकर चलिए फिलहाल 3% ऊपर कामकाज कराए 293 के लेवल्स पर। ऋतु आपसे मैं बैंकिंग स्पेस पर कमेंट लेना चाहूंगी। लोन डिफॉल्ट के मसले यहाँ पर कई सामने आए हैं, सरकार भी सख्ती से पेश आ रही है, जो अपडेट्स लगातार निकल कर आ रही हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि लोन ग्रोथ को लेकर नियर टर्म में कंसर्न्स बने रहेंगे। एग्जैक्टली पूरे ही बैंकिंग स्पेस पर आपकी स्ट्रेटेजी इस वक्त क्या रहेगी? बैंक्स पर मुझे लगता है बैंक्स दर्शाते हैं इकोनॉमी की क्या स्थिति है। इम्प्रूवमेंट जो है वो कुछ समय में बैंक्स में दिखेगा अगर बाकी पैरामीटर्स इम्प्रूव होते जाते हैं। तो अभी जो है गंभीर स्थिति बनी हुई है, जैसे आपने कहा लोन ऑफटेक का, क्रेडिट ऑफटेक का कम रहा है, एनपीएस की चिंता है, मार्जिन्स पर काफी प्रेशर रहा है। तो उसके मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि बैंक्स में एक बहुत बड़ा उछाल आना चाहिए और इन लाइन विद मार्केट चलते रहना चाहिए। और जैसे जैसे इकोनॉमी में जो अब ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं वो और जड़ें पकड़ेंगे और इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे तो बैंक्स की स्थिति सुधरती जाएगी। तो बैंक्स में निवेश होना चाहिए, एक बैलेंस पोर्टफोलियो में बैंक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और निवेश होना चाहिए, बट बहुत जल्दी एक रिटर्न नहीं बनेगा। जी हाँ, इस बीच मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, जरा इस पर नजर रखिएगा 1-1.5 घंटे में, क्योंकि कल इसने क्लोजिंग के वक्त भी और आज सुबह भी कुछ इनफॉर्म इन्वेस्टर्स जो हैं शायद इस रेंज में एंटर कर रहे हैं। कल भी इसका प्राइस रेंज बहुत बड़ा था। एल्डर फार्मा 198 पे कारोबार कर रहा है। कल मैं इनफैक्ट अगर आप देखें करीब 198 पे कारोबार करता हुआ कल इसने 175 से लेकर ऑलमोस्ट आप देखें 199 तक का मूव दिया और आज सुबह भी काफी अच्छी खासी बाइंग, इनफैक्ट काफी अच्छी खासी बाइंग इस रेंज में आ भी रही है। और एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था 200 का, शायद ये उसको काटने की कगार पे दीपाली, और आई थिंक अगर 200 कटा तो इस काउंटर में काफी अच्छा खासा मूव आएगा। नजर रखिएगा। मैं किसी खबर पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ वॉल्यूम्स को देख रहा हूं यहाँ पे। कल क्लोजिंग के वॉल्यूम्स, आज ओपनिंग के वॉल्यूम्स सब के सब काफी जोरदार हैं। देवेन आप कुछ कहना चाहेंगे? एल्डर फार्मा पे 201 पे डे हाई पे कारोबार कर रहा है, कल भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव था इस काउंटर में। सॉरी, आई थिंक ये स्टॉक मेरे कवरेज में नहीं है, तो वोंट बी एबल टू गिव एनी स्पेसिफिक कमेंट ऑन दिस कंपनी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त डे हाई पे कारोबार कर रहा है। वॉल्यूम्स इसमें बड़े इंटरेस्टिंग है, नजर रखिए इस स्टॉक पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऐसे स्टॉक्स जिनमें काफी अच्छी खासी मजबूती है। जरा मिड कैप गेनर्स को देख लेते हैं, जहां पे काफी अच्छा खासा अगर आप देखें तो यहां पर मोमेंटम बना हुआ है। इस क्रम में सबसे ऊपर जो स्टॉक्स आ रहे हैं जहां पे काफी अच्छा खासा मोमेंटम है वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एबीबी, दिवीज लैब, जुबिन फूड्स लगभग 24 रुपए ऊपर, सनोफी इंडिया, टाइटन कंपनी और विंडो फार्मा, रिकॉर्डिला, इन सभी काउंटर्स में तेजी है। और विंडो फार्मा अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तर पर है। ये तो एक फीलिंग ये भी आती थी कि नहीं अब काफी हो चुका, वैल्यूएशन सब अलाउ नहीं करते कि अब हम इन काउंटर्स में एंटर करें। फार्मा की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजार अभी फंडामेंटल्स को और साथ ही साथ प्राइसिंग को पीछे हटकर इन सब स्टॉक्स को चेज करना चाहता है ताबड़तोड़ तरीके से। आपकी राय क्या होगी फार्मा पर इस वक्त? मैं मानती हूँ कि मार्केट चेज कर रहा है फंडामेंटल्स को और जो अच्छे नतीजे आए हैं उनको। अगर हम नतीजों का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट निफ्टी ने करीब 15% रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ दी है,
पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, इनमें 20% रेवेन्यू ग्रोथ है और काफी अच्छी ऑपरेटिंग ग्रोथ है कंपेयर टू निफ्टी, ऑलमोस्ट 25% की। तो ये जो है ये दर्शा रहा है, मार्केट प्राइस मोमेंटम दिखा रहा है और ये बिजनेसेस काफी स्टडी रहे हैं और ग्लोबल ग्रोथ से जो स्टेबिलिटी आ रही है उससे भी बेनिफिट करते हैं। तो मैं नहीं सोचती कि नया निवेश का मौका है, बट बनाए रखना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी नहीं है। अगर पोर्टफोलियो में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो करेक्शन का जब भी मौका मिले तब ऐड करना चाहिए। जी देवेन, अर्निंग सीजन ओवर हो चुका है, आपने क्या जस्ट निकाला इस अर्निंग सीजन से? कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स या फिर कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स रहेंगे जहां पर पोस्ट अर्निंग्स आप पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह देंगे अगले 6 महीने के लिहाज से, जहां पर कंसिस्टेंट ग्रोथ आगे भी चलकर देखने को मिल सकती है? आई थिंक अगले 6 महीने के नजरिए से देखें तो उसके अंदर आई थिंक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे जहाँ पे दिख रही है वो कंजम्पशन स्पेस में दिख रही है। इन कंजम्पशन स्पेस के अंदर आई थिंक वुड कंसिडर बाइंग इनटू ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर पर्टिकुलरली जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का ग्रोथ है या टू व्हीलर सेगमेंट का ग्रोथ है, आई थिंक दैट इज कंटिन्यूइंग एंड इट इज लाइकली टू एक्सेलरेट प्रोबेबली आई थिंक इन कमिंग ईयर्स बिकॉज ऑफ आई थिंक इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन एट द सेम टाइम. Fortunately, the monsoon spread is good, and fortunately, I think the chances of bringing down the rate of interest is also, I think, quite high. So it could possibly also help the commercial vehicle segment in particular. So to a greater extent, I think auto space could be one choice, I think, which one could keep it. Second would be the commodity space, which wherein I would include cement. क्योंकि जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर जो नए प्लान्स आ रहे हैं, नए रोल आउट्स हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स के, उसके अंदर आई थिंक ज्यादातर एक्टिविटी सीमेंट क्षेत्र के अंदर बढ़नी चाहिए. तो मेरा ऐसा मानना है कि जो होलसेल ग्रुप है और अल्ट्राटेक ग्रुप है जिसके अंदर कैपेसिटी बढ़ी है, तो ये दो कंपनीज को मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए. तो उसके अंदर आई थिंक वी विल कीप एन आई ऑन देम. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक सिलेक्ट बैंकिंग कंपनीज वेयर द वैल्यूएशन वाइज दे आर चीप, particularly the large size PSU banks like SBI, I think would be under our radar, and we would probably consider adding them into portfolio along with the private sector banks. So it would be a selective approach within this particular space of auto, banking and cement. जी प्रबीर, शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय रखने के लिए. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो देवेन चौकसी और रितु अरोड़ा हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे कुछ और बातचीत करेंगे. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे. ब्रेक के बाद शेयर लाइव में सभी का फिर से स्वागत है. निफ्टी करीब 11 अंकों पर करीब 7,887 की स्तर पर गवा कर रहा है. हमारे साथ इस वक्त रितु अरोड़ा है बातचीत में, साथ ही साथ देवेन चौकसी भी हैं. तो एग्जैक्टली इन लेवल्स पे आपकी राय बैंकिंग को लेकर क्या है? अगर आप देखें, हालांकि दीपाली इस मुद्दे पे बात कर चुकी हैं, लेकिन बैंकिंग में इस वक्त ध्यान कहां देना चाहिए? क्योंकि कंसर्न बीते 6 महीने में, बल्कि 2 साल में एनपीएस को लेकर है, और एनपीएस और एसेट्स क्वालिटी और स्लिपेजेस को सबसे ज्यादा जो मेंटेन किया है वो प्राइवेट बैंकिंग ने किया है. तो क्या यहां से आगे चलते हुए 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए प्रिफर्ड पिक्स प्राइवेट बैंकिंग ही रहेगी इन कंपैरिजन विद लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया है और मैं सहमत हूं कि अगले कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक ही प्रेफर्ड पिक रहेगी. पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी चैलेंजेस बने रहेंगे. तो अगले 1 साल जब तक कि हम इकोनॉमी में एक डिफाइंड इंप्रूवमेंट नहीं देखते, प्राइवेट सेक्टर बेटर चॉइस है. जी चलिए, इस बीच सुमित हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से मानसून पर बातचीत करने के लिए. सुमित, सबसे पहले अगर मानसून की बात करें तो मौजूदा स्थिति क्या है, और साथ ही साथ कुछ एक नए आंकड़े भी जारी हुए हैं, उनके लिहाज से किस तरह की स्थिति रह सकती है, क्या दर्शा रहे हैं आंकड़े? शुक्रिया दीपाली. कुछ आंकड़े जो अब तक आए हैं मानसून के लेकर, उन पे पहले बातचीत कर लेते हैं. जो रिसेंट आंकड़े आए हैं, क्योंकि मानसून के अंदर अब जो डिफिसिट है वो स्लाइटली दोबारा बढ़ा है. 16% के आसपास ये डिफिसिट हो चुका था, वो बढ़ के 18% के आसपास आ गया. इनफैक्ट ये 43% गिरता हुआ है, लेकिन अभी भी 18% के आसपास का डिफिसिट हो चुका है. और ये दोबारा कंसर्न इसलिए उठा रहा है क्योंकि हालांकि पूरे जो देश भर में सोइंग है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज में सोइंग बची हुई है, वो बड़ा कंसर्न रहेगा. और अगर यहाँ पर आगे चलकर जो अगर मानसून के आंकड़ों में फर्दर डेफिसिट आता हुआ दिखाई पड़ता है, तो सिंचाई का जो लेकर दिक्कतें हैं, सिंचाई का जो एरिया है वो फर्दर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, वहां पर फर्दर दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती हैं. पिछले महीने के मिड से जो मानसून है उसके अंदर एक धीमापन आता हुआ दिखाई पड़ा है, और पिछले 2 हफ्ते से जो बारिश है उसके अंदर एकाएक स्टीप कमी आई है, जिसके चलते जो ओवरऑल डेफिसिट है वो बढ़ा है. अब तक आपको ये बता दें कि पूरे देश में करीब 53 से 55% के आसपास ऐसा एरिया है जहां पर नॉर्मल रेनफॉल होता हुआ दिखाई पड़ा है. अब इन आंकड़ों का मायने कैसे निकाले जाए उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं. सबसे पहले जो भी अब तक बारिश हुई है
उससे कितना डेफिसिट और कितने फसलों में इंपैक्ट आ रहा है। सबसे ज्यादा जो एक डेफिसिट आया, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो देश का फूड बाउल है जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा शामिल है, वहां पे सबसे ज्यादा डेफिसिट आ रहा है। यानी कि मानसून भले ही एवरेज के 53% के आसपास हुआ हो पूरे देश भर में, लेकिन जो फूड बाउल है वहां पर मानसून काफी ज्यादा कम है और वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में 60% करीब के आसपास का एक डेफिसिट है और यहां से सीरियल्स, पैडी और ग्रेन्स का उत्पादन होता है, यानी कि मेजर फसलें जो हैं वो पंजाब से ही उत्पादन होता है और इस तरह का डेफिसिट इन तीनों ही फसलों को डैमेज कर सकता है और इनकी कीमतों को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हरियाणा करीब 60% का यहां पर भी डैमेज है। यहां पर कॉटन और पैडी जैसी फसलें होती हैं और इनका जो जिस तरह का डेफिसिट है इससे इनकी कीमतों के अंदर कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है। वेस्टर्न यूपी, यानी कि आप कहीं पूरे ही मुजफ्फरनगर या फिर बिजनौर और ऐसे एरिया चले जाएं जहां पर शुगर केन का काफी ज्यादा उत्पादन है, वहां पर भी रफली 52% का डेफिसिट है और अगर यहां पर डेफिसिट इसी तरह मेंटेन रहता है और कोई बारिश नहीं होती रिसेंटली, तो इससे इनकी कीमतों में फर्दर बढ़त आते हुए दिखाई पड़ सकती है। साथ ही साथ कुछ डेफिसिट के ऊपर आप आंकड़ों में नजर डालें तो दक्षिण भारत में करीब 15-16% है, लेकिन नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स में करीब 29% के आसपास का मानसून का आंकड़ा देखने को मिला और सिंचाई रफली 50 से 60% पंजाब और हरियाणा में ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक कंसर्न यहाँ पे जरूर खड़ा हुआ है। जी सुमित, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं बाढ़ और कहीं सूखे की स्थिति बनी हुई है और जो उनका असर क्या हो सकता है, अगर उसकी बात करें, इम्पैक्ट की अगर बात करें तो किस तरह का असर फिलहाल देखने को मिल रहा है? दीपाली, एक तरफ तो सूखे का एक इम्पैक्ट देखने को मिला जिसमें वेस्टर्न यूपी और पंजाब हरियाणा आ रहे थे, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो बाढ़ से ग्रसित है, जैसे ओडिशा, असम और ईस्टर्न यूपी जो है वहां पे बाढ़ का एक साफ तौर में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और इससे करीब 40%, क्योंकि ऑलमोस्ट ये भी एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 40% जो फसलें हैं वो डैमेज हो सकती हैं कुल इस पूरे एरिया के जो उत्पादित एरिया है उसका। और सबसे ज्यादा इसका एक इम्पैक्ट है वो उत्तर प्रदेश और ओडिशा में देखने को मिल रहा है, जहां से मेजर जो एक कंट्रीब्यूशन है उसमें खासतौर से चावल को लेकर या फिर कुछ और अन्य उत्पाद हैं उनकी जो बुआई है वो पूरी हो चुकी है और इसकी कीमतें यहां से डैमेज होते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि इसका एक दूसरा इम्पैक्ट डेयरी सेक्टर के ऊपर भी आएगा, क्योंकि फीड जो है कैटल्स का वो महंगा हो जाएगा और उससे दूध की कीमतें या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो फर्दर महंगे होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये एक और नेगेटिव ट्रिगर रहेगा। तो आपको इन सभी शेयरों के ऊपर भी नजर रखनी होगी जहां पर एक इम्पैक्ट आता है, जैसे M&M, मोन्सेंटो, स्कॉट्स, क्योंकि या तो यहां पर मानसून के धीमेपन की वजह से बुआई कम हो रही है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा, या फिर फर्दर बाढ़ आ चुकी है जिसकी वजह से बुआई में कमी आ रही है, वो भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो दोनों ही लिहाज से मानसून का एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है अर्थव्यवस्था के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस बातचीत के लिए और देवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल के लिए, ऋतु आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, बाजार को देखिए 13 अंकों पर निफ्टी करीब 7889 के स्तर पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और इनफैक्ट ब्रेक नहीं, थोड़ा सा समय की कमी है, इसलिए सीधे चलते रुक करते हैं मृत्युंजय का कमोडिटी अपडेट के लिए।